अब देखिए एक्चुअली रिएक्शन कैसे होती है। जब हम पैलेडियम लेते हैं तो पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई भी ऐसा सॉल्ट लेना है जो पैलेडियम के ऊपर एक लेयर बना ले, तो बैरियम सल्फेट की एक लेयर बन जाएगी जिससे पैलेडियम की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इस रिएक्शन को कहते हैं बर्थ रिडक्शन। यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनता है। बस एक बात ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन तभी हो पाती है जब एल्काइन इंटरनल एल्काइन हो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नीरज दुबे। रफ्तार सीरीज के इस लेक्चर में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये टॉपिक। इसमें हम एल्कीन की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और एल्कीन की प्रिपरेशन में यूज होने वाली मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज गोल क्या पढ़ेंगे आज? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और इसकी प्रिपरेशन में यूज होने वाली मैकेनिज्म। हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स लेने वाले हैं और उन कंपाउंड से एल्कीन कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हमें एल्कीन बनाना है तो ये रिएक्शन हमने पहले भी एल्केन में भी देखा था। अगर हम एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है ना, तो अगर हम एल्काइन लेते हैं और इसकी रिएक्शन H2 और PD से करते हैं तो यहां पर 2 इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे और ये बन जाएगा एल्केन। लेकिन अगर हम यहां पर कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम कर दें, अगर हम यहां पर पॉइजन कैटलिस्ट लेते हैं, मींस अगर हम एल्काइन लेते हैं और इसके साथ H2PD और BSO4 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर H2PD BSO4 ले लिया जाए तो अब ये रिएक्शन टिल एल्कीन होगी, तो यहां पर एल्कीन बनेगा। अब देखिए एक्चुअली रिएक्शन कैसे होती है। जब हम पैलेडियम लेते हैं तो पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम पैलेडियम के ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट डाल दें तो पैलेडियम कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और अब ये जो कैटलिस्ट होगा ये होगा पॉइजन्ड कैटलिस्ट, और पॉइजन्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्काइन का रिडक्शन टिल एल्कीन होगा। हम यहां पर हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम बैरियम सल्फेट ले सकते हैं। बैरियम सल्फेट के अलावा कोई सा भी इनसॉल्युबल सॉल्ट ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम आप कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा सॉल्ट लेना है जो पैलेडियम के ऊपर एक लेयर बना ले, तो बैरियम सल्फेट की एक लेयर बन जाएगी जिससे पैलेडियम की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। हम चाहें तो यहां पर हाइड्रोजन पैलेडियम और एलिमेंटल कार्बन ये चारकोल भी ले सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन निकेल का बोराइड ले लेते हैं Ni2B, मतलब अगर पैलेडियम है तो उसके ऊपर बैरियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट ये चारकोल की एक लेयर बना सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो निकेल लें और निकेल के ऊपर बोरॉन की एक लेयर बना दें जिसको Ni2B या इसी को P2 कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो इन सभी की प्रेजेंस में एल्काइन का रिडक्शन टिल एल्कीन होगा, ठीक है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो पॉइजन कैटलिस्ट है ये कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देगा। सो एल्काइन ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल। पैलेडाइज्ड चारकोल मींस पैलेडियम के ऊपर अगर चारकोल रख दिया जाए, एलिमेंटल कार्बन रख दिया जाए, दैट विल बी पैलेडाइज्ड चारकोल। Partially deactivated with poisons like sulfur compound or quinoline give alkene, and partially deactivated
पैरालाइट चारकोल इज आल्सो नोन एज लिंडलार कैटलिस्ट, इसको हम लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। इनफैक्ट ये तीनों हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन पैलेडियम और कार्बन, ये तीनों ही अगर देखा जाए तो ये तीनों ही लिंडलार कैटलिस्ट में आएंगे। ये तीनों लिंडलार कैटलिस्ट, ये P2 कैटलिस्ट, और क्यूनोलीन यहां पर एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम एल्काइन लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट से करते हैं, तो अब यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे, और अगर दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं तो जो ओवरऑल एडिशन है ये सिन एडिशन होगा, और अगर ओवरऑल एडिशन सिन एडिशन है तो यहां पर जो एल्कीन बनेगा वो सिस एल्कीन होगा। सिस एल्कीन क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में अटैच्ड है। तो नोट कीजिए ये, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन और है जिससे हम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बर्च रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज बर्च रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एल्काइन लेते हैं और एल्काइन की रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया से करते हैं। तो ये रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में होगी। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और अगर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं तो ये जो एल्काइन बना है ये एल्काइन ट्रांस एल्काइन होगा। तो यहां पर हमारे पास ट्रांस एल्कीन, जो एल्कीन बना है ये ट्रांस एल्कीन है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेंगे, सिन एडिशन होगा, सिस एल्कीन बनेगा। अगर अब सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो अब NaNH2 सोडियम और लिक्विड अमोनिया, यहां पर ट्रांस एल्कीन बनेगा। ओवरऑल एडिशन अगर देखें तो एंटी एडिशन है कि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन होती कैसे है, तो यार सबसे पहले हमने सोडियम लिया है। सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर दो Na पॉजिटिव होते 2 Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड हैं, और जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये इस तरह से है, ये पाई बॉन्ड, राइट, ये बन गया ऐसा साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ये इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो ये एल्काइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए अगर एल्काइन इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, अभी ये कार्बन इस कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। फिर अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई नया इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, और अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता है तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक बॉन्ड अभी भी बना हुआ है। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड अभी भी बना हुआ है, तो ये इस तरह से हो गया कुछ ऐसा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिस नई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया है, जिस नई, इसको ऐसे बना लेते हैं, पाई बॉन्ड टूट गया, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड था, कार्बन पहले sp हाइब्रिडाइज्ड था लीनियर, अब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक CH3
दो बॉन्ड बने थे, एक बॉन्ड टूट गया, और जब बॉन्ड टूटा तो एक ऑर्बिटल ऐसी है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरी ऑर्बिटल ऐसी है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया। तो ये ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज। अभी यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरी अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट, यहां पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3, और एक ये ऑर्बिटल है जिस पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, और ये दो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, किसी एक एटम पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक नया इलेक्ट्रॉन गया है, और जब नया इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, और अब यहां पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर दोनों पर नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन इज कि सर ऐसा ही क्यों बनाया, दोनों नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में क्यों बनाया? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में होते तो उनके पास रिपल्सन होता, और सेम चार्ज वाले जो ग्रुप हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना प्रेफर करेंगे, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आएगा अमोनिया। अमोनिया में अगर हम देखें, NH2H, तो अब ये जो कार्बन है ये बिहेव करेगा बेस की तरह, और अमोनिया से H प्रोटॉन ले जाएगा, ये NH2 नेगेटिव बाहर। अगर ऐसे ही दो अमोनिया होते तो एक यहां पर और एक यहां पर, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते, तो ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन नीचे, CH3 और CH3। अब दो NH2 नेगेटिव बाहर हुए, यहां पर दो Na पॉजिटिव थे, Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव कंबाइन होकर के NaNH2 बना लेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं बर्च रिडक्शन। यहां पर ट्रांस एल्कीन बनता है। बस एक बात ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन तभी हो पाती है जब एल्काइन इंटरनल एल्काइन हो, इंटरनल एल्काइंस में ये रिएक्शन हो। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोटेड। चलिए टेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। बर्च रिडक्शन does not take place in terminal alkyne। टर्मिनल एल्काइन मतलब जिनके किनारे पर हाइड्रोजन है, कि जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। तो अगर टर्मिनल एल्काइन है और इसकी रिएक्शन आपने सोडियम और लिक्विड अमोनिया से किया, तो अब ये सोडियम बिहेव करेगा, मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल, और मेटल का काम होता है एसिडिक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालना। तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2, तो बर्च रिडक्शन ना होकर के एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और इसलिए ध्यान रखना है, बर्च रिडक्शन हमें ऐसे कंपाउंड्स में नहीं करना है जहां पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, एसिड सेंसिटिव मतलब बेस सेंसिटिव ग्रुप या एसिडिक ग्रुप हो। ऐसा ग्रुप जो बेस से रिएक्ट कर ले, ऐसा ग्रुप जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो,
वो कंपाउंड सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिड्यूस नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्काइल हैलाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड लें तो हम एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटास, पोटास मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड dissolved in alcohol so that ethanol eliminate one molecule of halogen acid to form alkene. This reaction is known as dehydrohalogenation. बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, अगर हमने एल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl लिया, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करते हैं। एल्कोहलिक KOH मतलब KOH डिजॉल्व्ड इन एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH से करते हैं और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो अब क्या होगा, एक तो Cl निकलेगा, जिस कार्बन Cl निकलता है वो अल्फा कार्बन है और इसके पास वाला बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से Cl यानी लीविंग ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो अब ओवरऑल एक H और एक Cl निकल जाएंगे, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl और KOH ये रिएक्ट करके KCl और वाटर बन। ओवरऑल जरा देखिए क्या हुआ है, ओवरऑल एक मॉलिक्यूल से H और Cl एलिमिनेट हुए हैं और एक मॉलिक्यूल टूट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। H और Cl निकल गए तो दो मॉलिक्यूल निकल गए। जब ध्यान सुनिएगा, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएं उसको कहते हैं एडिशन, और एक मॉलिक्यूल टूट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं एलिमिनेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल टूट रहा है, यहां से एक H और Cl बाहर हुआ है, तो अब एक मॉलिक्यूल अगर दो में टूटता है तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखें तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन भी कैसा हुआ है कि लीविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है, और इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, अब अगर यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन में बात करें हम, तो एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकला है, और अगर देखिए हाइड्रोजन और हेलोजन एड होते हैं उसको हेलोजनेशन, हाइड्रो हेलोजनेशन, हेलोजन एड हो हेलोजनेशन, हाइड्रोजन हेलोजन एड हो तो हाइड्रो हेलोजनेशन। यहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होगा डीहाइड्रो हेलोजनेशन। इस रिएक्शन को हम कहेंगे डीहाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन जो भी एलिमिनेशन रिएक्शंस है ये हाई टेम्परेचर पर होती हैं। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन takes place at higher temperature। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगा, इसलिए आप देखेंगे जहां कहीं पर भी एलिमिनेशन करना है, अगर हमें कुछ निकालना है तो वहां पर हाई टेम्परेचर देना होगा। और जरा देखिए एक पॉइंट, अगर H और Cl निकालना है तो भाई हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव निकालना है, H पॉजिटिव मतलब एसिड, और अगर आपको किसी कंपाउंड से एसिड निकालना है देन यू नीड बेस। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये बेस की प्रेजेंस में होती है। तो लिख सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड takes place in presence of बेस, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो। तो ये पॉइंट्स लिखिए, फिर आगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है।
ठीक है, तो रिएक्शन देखा। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। ये पहली चीज तो ये है कि इस रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH लिया है। एल्कोहलिक KOH मींस KOH डिसॉल्व्ड इन एल्कोहल। तो अगर आपने एल्कोहल को KOH में डिसॉल्व किया है तो C2H5OH अगर ये KOH से कंबाइन होगा, OH नेगेटिव विल एक्ट एज ए बेस, ये जाएगा और एल्कोहल का एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव, K पॉजिटिव और प्लस H2O बन गया। नाउ दिस C2H5O नेगेटिव विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो CH2H CH2Cl। अब यहां पर C2H5O नेगेटिव ये बेस है, बेस का काम है हाइड्रोजन लेना। C2H5O नेगेटिव की टेंडेंसी H प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने की, तो इसने H प्रोटॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। भाई H और Cl निकलने हैं, हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? H पॉजिटिव के फॉर्म में। H पॉजिटिव यानी एसिड, और आपको तो पता ही है कि एसिड को बेस पसंद है, तो ये बेस गया, हाइड्रोजन लिया। अब देखिए हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू होगा। जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला इधर टूटेगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। तो कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। और अगर पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना एक साथ हो रहा है, यहां पे पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना एक साथ हो रहा है, एक ऐसी स्टेट आएगी जब पुराना वाला बॉन्ड या टूटने वाला बॉन्ड 50% टूट चुका होगा और बनने वाला जो बॉन्ड है वो 50% बन चुका होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड 50% बन गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 50% टूट गया। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना था और एक बॉन्ड टूट रहा है, ये 50% टूट गया। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है ये भी 50% टूट चुका है, हाफ नेगेटिव। ये जो स्टेट बनती है जहां पर पुराना वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है और नया वाला बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है, ये सबसे अनस्टेबल स्टेट है। ये सबसे अनस्टेबल स्टेट है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर सर्टेन टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पुराने वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, नए वाले बॉन्ड बन जाएंगे, टूटने वाले टूटेंगे, बनने वाले बनेंगे। तो अब ये C2H5OH अलग प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलग और प्लस Cl नेगेटिव अलग, तो ये एल्कोहल बन गया प्लस एल्कीन बन गया। अब अगर इस रिएक्शन के हम की पॉइंट्स देखें, इस रिएक्शन के अगर की पॉइंट्स देखें, देखिए जरा। फर्स्ट पॉइंट बताइए, पहला पहला क्वेश्चन ये है, ये रिएक्शन वन स्टेप में हो रही है या मोर देन वन स्टेप में? तो इसमें क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना एक साथ हो रहा है, इसलिए रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि पुराना टूट भी रहा है, नया बन भी रहा है, तो हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज टू स्टेप प्रोसेस, इज वन स्टेप प्रोसेस, सॉरी, इज वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें पुराने बॉन्ड का टूटना और बनना एक साथ होता है, उन रिएक्शन को हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। हम लिख सकते हैं दिस इज कंसर्टेड रिएक्शन।
और जरा देखिए, यहां पर एक ही स्टेप है। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप है तो वही स्लो है, वही फास्ट है और वही आरडीएस है। अगर एक से ज्यादा स्टेप होते तो जो सबसे स्लो होता उसको आरडीएस कहते हैं। यहाँ तो एक ही स्टेप है, वही स्लो है, वही फास्ट है और वही आरडीएस है, तो यहाँ पर एक ही स्टेप है और इसलिए यही आरडीएस होगा। अब देखिए जरा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एल्किल हैलाइड और बेस, ये बेस हो गया और ये एल्काइल हैलाइड हो गया। तो बेस एंड एल्काइल हैलाइड बोथ आर इन्वॉल्व इन आरडीएस। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन आरडीएस। चाहो तो लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नेचर एंड concentration of reactant involved in RDS। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड का नेचर चेंज कर दूं, मतलब मैं कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लूं, तो भी टू रिएक्शन का रेट, तब भी इस रिएक्शन का रेट चेंज होगा। या तो मैं एल्काइल हैलाइड चेंज कर दूं, इनफैक्ट अगर मैं बेस चेंज कर दूं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो भी रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिए, इसके की पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगर इस रिएक्शन के हम रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और बेस की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो एल्काइल हैलाइड पावर 1, बेस की पावर 1। तो अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर देखें, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टेंट्स की जो पावर है उनको ऐड कर दें तो ऑर्डर आ जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी आरडीएस में इन्वॉल्व कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। तो आरडीएस में 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक एल्काइल हैलाइड और बेस, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी भी 2। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है और यही रीजन है कि इसको हम कहते हैं E2 एलिमिनेशन। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको हम कहते हैं, ये पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, यानी E2। 2 क्यों आया? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्यों 2 कहां से आया? क्योंकि आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए थे? 3 पॉइंट। ये काइनेटिक्स हो गई रिएक्शन की। अब देखिए, अगर मैं एल्काइल हैलाइड चेंज कर देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं एल्काइल फ्लोराइड लेता हूं,
एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इन चारों में E2 रिएक्शन कहां फास्ट होगी। तो देखिए रेट ऑफ E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये निकल रहा है, लीविंग ग्रुप कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो जितना जल्दी लीविंग ग्रुप निकलेगा, जितना जल्दी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जहां पर लीविंग ग्रुप आसानी से निकलेगा वहां ज्यादा फास्ट होगी। अब आप खुद सोचिए FCl-Bri में कौन सा बॉन्ड सबसे वीक है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, जब साइज बड़ा है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा एल्काइल आयोडाइड में। उसके अलावा देखिए रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। कैसे? देखिए अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? एक तरफ रिएक्टेंट, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। अब देखिए अगर यहां पर देखिए तो ये रिएक्टेंट, यहां पे प्रोडक्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से देखिएगा ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहां पर ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ट्रांजिशन। अब देखिए किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू डिपेंड करेगा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी यहां पर हम बना रहे हैं एनर्जी। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और जब एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा तो लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो जहां कहीं पर भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी और रिएक्शन फास्ट होगी। नाउ क्वेश्चन कि सर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैसे देखें? तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कीन है, प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है। जहां पर एल्कीन ज्यादा स्टेबल वहां पर ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल, और जहां पर एल्कीन ज्यादा स्टेबल वहां पर ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ट्रांजिशन स्टेट वहां ज्यादा स्टेबल जहां पर एल्कीन ज्यादा स्टेबल, और एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी होती है तो आप चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मैं यहां पर एक डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचता हूं और सीधा तरीका बताता हूं। E2 रिएक्शन में वो एल्कीन ज्यादा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन और वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक इथाइल क्लोराइड ले लिया, एक आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लिया और एक टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इन तीनों में E2 रिएक्शन कहां फास्ट होगी? 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। तो आप क्या कहेंगे? सर तीनों के प्रोडक्ट बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है, बना के देखते हैं। यहाँ पे एल्कीन बना CH2, C डबल बॉन्ड CH2, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर CH3, भाई ये अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला तो ये बन गया कुछ इस तरह से, अल्फा बीटा CH2 डबल बॉन्ड C और ये H CH3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C CH3 यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइलाइड में
सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और यही हो जाएगा E2 रिएक्शन का सीक्वेंस। जहां पर जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा E2 रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया रेट ऑफ रिएक्शन का। जैसे देखिए, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, और तीसरा मॉलिक्यूल ये है। आपसे बोला है तीनों की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करो, तीनों की E2 रिएक्शन करो, और बताओ रिएक्शन कहां फास्ट होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल सिंपल है, आप इन तीनों का प्रोडक्ट बनाएंगे और देखेंगे कहां पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बना है। ये यहाँ पे अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला, ये अल्फा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला। अब आप खुद बता दीजिए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, थर्ड वन। तो जहां पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर E2 रिएक्शन का रेट भी ज्यादा। बिल्कुल आसान है। अब देखिए, ये तीन एल्कीन है, हमारे तीन एल्काइल हाइड है। यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। तो अब अगर बीटा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है नहीं, तो इस बार नो E2 रिएक्शन, नो E2 रिएक्शन, इस बार प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव ये हो जाएगा, और ये इसमें रिएक्शन होगी ही नहीं। सीधी सी बात ये है, जहां पर एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर E2 रिएक्शन का रेट भी ज्यादा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। रेजियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। देखिए, रेजियो केमिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है। रेजियो केमिस्ट्री का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्यादा बनेगा, इसको बताता है रिएक्शन की रेजियो केमिस्ट्री। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, और अगर कोई एक प्रोडक्ट ज्यादा बनता है तो हम कहेंगे रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव है, रिएक्शन ने एक प्रोडक्ट का मेजर बनना सेलेक्ट किया है। तो E2 जो रिएक्शन है ये रेजियो सेलेक्टिव है। E2 इज, लिख लीजिए, E2 इज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब देखिए, इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी को
पहली बार एक्सप्लेन किया था एक जर्मन साइंटिस्ट से सेटजेव। तो उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू सेटजेव रूल, अकॉर्डिंग टू सेटजेव रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो उन्होंने तो केवल ये बताया कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो मेजर प्रोडक्ट है। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, जिसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे हों, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। तो बिल्कुल क्लियर है, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। इसी को मैं सिंप्लीफाइड वे में कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसा एल्कीन है, कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिससे एक से ज्यादा एल्कीन बन रहे हैं, तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। हम क्या लिख सकते हैं इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जैसे अगर हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक केवच से करते हैं, तो अब दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा 1 बीटा 2। तो दो जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है। नाउ क्वेश्चन इज कि सर हाइड्रोजन निकलेगा कहां से। तो देखो दोनों से निकाल लेते हैं, एक बार ये बना और एक बार ये बना। नाउ क्वेश्चन इज सर इन दोनों में ज्यादा कौन सा बनेगा। तो देखो यहां पर है sp2 से जुड़े हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर sp2 से जुड़े sp3 कार्बन, दो अल्फा कार्बन, दोनों में 3 हाइड्रोजन, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहां पर देखो डबल बॉन्ड से 2 एल्काइल लगे हैं, यहां पे डबल बॉन्ड से एक ही एल्काइल लगा है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मोर स्टेबल है। ये एल्कीन मोर स्टेबल, ये एल्कीन लेस स्टेबल। तो E2 रिएक्शन में जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये है मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो बिल्कुल आसान है, जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये है, और भी एग्जांपल लेते हैं। ये है रिएक्शन एल्कोहलिक केवच से करें, ये अल्फा पोजीशन, ये भी बीटा 1, ये बीटा 2। तो अब आपको अगर बीटा 1 से निकालेंगे तो एल्कीन ये बनेगा 1 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर यहां से निकालते हैं तो 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर हम जो बेस ले रहे हैं, अगर ये बेस क्राउडेड लेते हैं तो रिएक्शन की रेजियो केमिस्ट्री रिवर्ट हो जाती है। तो एक नोट लिख करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, नोट, if crowded base are taken, crowded base are taken, then regio chemistry gets reverted।
कैसे? देखिए, अगर हम ये मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी रिएक्शन एक बार करते हैं C2H5O नेगेटिव, मतलब C2H5OH और KOH से, लेकिन अगर हम इसी की रिएक्शन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से कर दें, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये CH3 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 O नेगेटिव K पॉजिटिव, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले ले और KOH ले ले। अब देखिए क्या है, अगर हम क्राउडेड बेस ले लेते हैं तो अब C2H5O नेगेटिव ये लेस क्राउडेड है, तो ये तो इससे भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, लेस क्राउडेड से भी और मोर क्राउडेड से भी। भाई ये 1 डिग्री है लेस क्राउडेड, ये 2 डिग्री है मोर क्राउडेड, लेकिन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड खुद ज्यादा क्राउडेड है। और अगर आप मोर क्राउडेड मतलब बल्कि मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन है, तो फिर वो प्रेफरेंशली लेस क्राउडेड से हाइड्रोजन निकालेगा। तो यहां पर तो मेजर प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ZZ प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आप टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं तो जो लेस स्टेबल एल्कीन है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। जो लेस स्टेबल एल्कीन है ये हाफमैन प्रोडक्ट है। तो क्राउडेड बेस लेने पर आपको ध्यान रखना होगा कि अब ZZ की जगह अपोजिट वाला जो लेस स्टेबल है, जो हाफमैन प्रोडक्ट है, वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहां पर देखिए, अगर हम E2 रिएक्शन की बात करें तो बेस जो है वो लीविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यहां पर Cl पर पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन निकालना है, बेस के ऊपर भी निगेटिव, तो अगर इसी डायरेक्शन से आएगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि जो बेस है वो लीविंग ग्रुप से 180 पोजीशन से अप्रोच करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन E2 रिएक्शन लीविंग ग्रुप and base must be anti-periplanar to each other, anti-periplanar to each other। anti-periplanar means एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, मतलब 180 डिग्री से अटैच होने चाहिए। मतलब अगर लीविंग ग्रुप फ्रंट से है तो हाइड्रोजन बैक से निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, अब यहां पे Cl फ्रंट में है, यहां पे एक CH3 है बैक में, यहां पर एक CH3 है फ्रंट में, और इसकी रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH से करता हूं। अब देखिए ये लीविंग ग्रुप है, Cl निकलेगा अल्फा पोजीशन से, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो बीटा यहां पर भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहां पर भी है, लेकिन इन दोनों में से प्रेफरेंशियली केवल एक हाइड्रोजन निकल सकता है। कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? जो 180 डिग्री पर है। तो Cl फ्रंट में है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा
वो देखिए यहां पर CH3, अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH3 और ये CH3 बैक पर स्टिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, अगर यहां पे Cl फ्रंट पे है, यहां पे हाइड्रोजन है, CH3 है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक के वजह से करते हैं, ये है अल्फा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन। अब अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन दोनों फ्रंट में है, तो ये हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, इसलिए प्रेफरेंशियली यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो लीविंग ग्रुप के 180 पोजीशन था। तो यहां से निकलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और ये CH3 बैक में था, इट विल स्टिल प्रेजेंट इन बैक। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल एलिमिनेशन है वो एंटी एलिमिनेशन है, तो हम लिख सकते हैं ये एंटी एलिमिनेशन है, निकलने वाले ग्रुप एक दूसरे से एंटी पोजीशन पर होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर Cl है, Cl फ्रंट में है, यहां पे 2 CH3 हैं, दोनों CH3 बैक में है। अगर CH3 बैक में है इसका मतलब कि यहां पे हाइड्रोजन फ्रंट में होगा। अब इस मॉलिक्यूल के पास 2 बीटा हाइड्रोजन तो हैं, बट एल्कोहलिक की वजह से नो E2 रिएक्शन, लेकिन E2 रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि E2 रिएक्शन के लिए लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन 180 पोजीशन पर होने चाहिए। यहां पे लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए E2 रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, E2 रिएक्शन के लिए जरूरी है लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो। और क्या ध्यान रखना है, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर क्राउडेड बेस ले लिया जाए तो वो लेस हिंडर्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा। तो इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन ऑफ एल्केलाइड, एल्कीन बनेगा। और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे किन बातों का ध्यान रखना है, लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन 180 पर होना चाहिए, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड में आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए विसिनल डाइहैलाइड। तो एक तो हम एल्काइल हैलाइड से एल्कोहलिक केवच की रिएक्शन करेंगे तो एल्कीन बनेगा। दूसरा, अगर हम विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं तो यार ये रिएक्शन तो हमने पहले भी देखी है। अगर विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम जिंक से करते हैं तो ये ZnX2 बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन प्लस ZnX2। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे CH2 Cl CH2 Cl जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बाहर हुआ, डबल बॉन्ड CH प्लस ZnCl। अगर CH3 CH Cl CH2 Cl है की रिएक्शन जिंक से करते हैं, यहां से ZnCl2 बाहर। बिल्कुल सिंपल, जैसी वुड्स रिएक्शन थी वैसी ही रिएक्शन है ये, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी रिएक्शन है। अगर कहीं पर भी 1-2 पोजीशन पर हेलोजन जुड़े हैं तो उसको हम कहते हैं विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड। नोट कीजिए, अगर हम विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं CH2Cl
CH2Cl और इसकी रिएक्शन NaI और एसीटोन से करते हैं तो भी यहां पर NaI एसीटोन से करने पर भी एल्कीन बन जाएगा। कैसे? Na पॉजिटिव I नेगेटिव, ये I जाके Cl के साथ रिएक्ट करेगा, I नेगेटिव और यहां से Cl, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 I नेगेटिव Cl पॉजिटिव, ये ICl और प्लस Cl नेगेटिव और Na के साथ Cl बन, तो ये भी E2 रिएक्शन है। अगर डाई हैलाइड है NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन करें तो भी एल्कीन बन जाएगा, प्लस ICl प्लस NaCl। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक तरीका और है। अगर हम CH2Cl लेते हैं, अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करेंगे तो पहले एक H यहां से एक Cl यहां से, है ना, मान लो यहां से H निकला, यहां से Cl, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं CH Cl H CH Cl और ये H, एल्कोहलिक KOH से एक H, यहां से H, यहां से Cl निकला, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम एल्कोहल बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन। अगर हम एल्कोहल लें और एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं तो एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर भी फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनाएंगे। लिखिएगा RCH2OH, या हमारे पास CH3CH2OH है। इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 से करते हैं, H2SO4 कैसा लिया है? कंसंट्रेटेड, साथ में हाई टेम्परेचर। Alcohol on heating with concentrated H2SO4 form alkene with elimination of one water molecule। तो यहां पे एल्कीन बन जाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा from the alcohol molecule in presence of an acid। This reaction is known as acidic dehydration of alcohol। अब देखो क्या हुआ है, ओवरऑल H और OH वाटर निकला है, और अगर किसी भी रिएक्शन से वाटर निकलता है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। वाटर निकल रहा है तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये तो रिएक्शन है। अब अगर इसकी हम मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन होती कैसे है, देखिए H2SO4 है, सभी को पता है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। हमने एल्कोहल लिया है CH3 CH2 OH2, ये OH एल्कोहल, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव। अब देखिए ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन। अब यार कहीं पर भी ऑक्सीजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हैप्पी फील नहीं करेगा, वो चाहेगा कि काश ये इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल जाए। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये बन गया CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन। अभी भी यहां पे HSO4 नेगेटिव प्रेजेंट है। अगर देखो ये एसिड है H2SO4, तो ये HSO4 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो कॉन्जुगेट बेस HSO4 नेगेटिव
ये जाएगा हाइड्रोजन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फिर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया एल्कीन और प्लस H2SO4 बाहर। और चूंकि H पॉजिटिव जितना पहले स्टेप में लगा था लास्ट स्टेप में उतना रीजनरेट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। इसलिए रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। नोट कीजिए, फिर और आगे चलते हैं। अब अगर इस रिएक्शन के हम की पॉइंट्स देखें तो देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दो में टूट रहा है, तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। एल्कोहल से वाटर और एल्कीन बना है, तो ये रिएक्शन भी कैसी है, पहली बात तो ये रिएक्शन भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले OH लीविंग ग्रुप पहले निकला है और हाइड्रोजन बाद में निकला है, तो ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है। पहली बार OH लीविंग ग्रुप निकल रहा है, बाद में हाइड्रोजन निकल रहा है। हम लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन दिस इज नॉन कंसर्टेड रिएक्शन, दिस इज नॉन कंसर्टेड रिएक्शन, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन बिकॉज leaving group is eliminated first, is eliminated first, followed by removal of H पॉजिटिव आयन। पहले लीविंग ग्रुप OH निकला है, उसके बाद हाइड्रोजन निकला है, तो रिएक्शन नॉन कंसर्टेड है। रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, पहले लीविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है और फिर हाइड्रोजन निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में अगर देखें तो कार्बोकेटायन बन रहा है, राइट। लिखिएगा इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, तो जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वही सबसे स्लो होता है और वही RDS होता है। तो इस रिएक्शन में अगर सबसे स्लो स्टेप की बात की जाए, कौन सा स्टेप है जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, ये स्टेप। तो कार्बोकेटायन जिस स्टेप में बन रहा है ये है, और इसलिए ये स्लो होगा और ये RDS होगा। हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज स्लो एंड RDS। अब देखिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अगर आप देखेंगे तो RDS में एल्कोहल इन्वॉल्व है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। जो HSO4 नेगेटिव है वो तो सेकेंड स्टेप में बेस आया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of alkyl halide। बेस तो सेकेंड स्टेप में आ रहा है, इसलिए बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। HSO4 नेगेटिव जो है वो तो सेकेंड स्टेप में आ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल नहीं एल्कोहल
कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि बेस सेकेंड स्टेप में आ रहा है। तो अब यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन एल्कोहल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन HSO4 नेगेटिव जो कैटलिस्ट है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 और ऑर्डर भी 1। और अगर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर 1 है तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी 1 होने के कारण एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। कार्बोकेटायन का बनना स्लो आरडीएस है। कार्बोकेटायन के बनने में अल्कोहल इन्वॉल्व है। बेस जो है HSO4 नेगेटिव आया नहीं है, तो इसलिए बेस पर डिपेंड नहीं करेगा, मॉलिक्यूलरिटी 1 और ऑर्डर भी 1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना है, और अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन जितना स्टेबल, रिएक्शन उतनी फास्ट। जैसे मान लो आपके पास ये अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और पूछा जाए कि बताओ इन तीनों में E2 रिएक्शन सबसे फास्ट का, E1 कहां फास्ट होगी? तो यार यहां पे कार्बोकेटायन बना 1 डिग्री, यहां पर कार्बोकेटायन बना 2 डिग्री, यहां पे कार्बोकेटायन बना 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर E1 रिएक्शन का रेट भी ज्यादा हो जाएगा। E1 ठीक है। और देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये अल्कोहल है, एक ये अल्कोहल है और एक ये अल्कोहल है। इन तीनों में अगर पूछा जाए कि रिएक्शन सबसे फास्ट कहाँ होगी, देखिए यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनेगा, और थर्ड वाले में ये कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल 3 में बना है, तो 3, 2, 1 ये हो जाएगा E1 रिएक्शन का रेट। नोट कीजिए। ठीक है, तो क्या देखना है? पहली बात तो कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरी बात रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। जो मेजर प्रोडक्ट होगा यहां पे वो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बनेगा। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, E1 रिएक्शन में कितने 5 पॉइंट हो गए थे? 6 पॉइंट। मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। और इस रिएक्शन में हमेशा सेटजैप प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर। वहां पर हम क्या देखते थे? लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन का एंटी पोजीशन पे होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी डायरेक्शन में हो, क्योंकि यहां तो कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, और जहां कहीं कार्बोकेटायन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड
तो there is possibility of rearrangement. There is possibility of rearrangement. रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब कार्बोकेटायन अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए रीअरेंजमेंट होता क्या है। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मतलब है अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होना। मैं कुछ एग्जांपल लेकर के बताता हूं। जैसे अगर हमारे पास मान लो ये कार्बोकेटायन, ये अल्कोहल है, इसकी हम H2SO4 के साथ हीट करते हैं। H2SO4 के साथ हीट करेंगे, ये H पॉजिटिव H2SO4 बनेगा, ये OH जाके H को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देगा, वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये H2 पॉजिटिव। अब ये कार्बोकेटायन अपने से ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए, अब ये बन गया CH3 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 पॉजिटिव, तो ये अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, इसके पास वाले से हाइड्रोजन निकलेगा। अब CH3 डबल बॉन्ड C। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर कार्बोकेटायन बना है तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट के बाद जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है उसके पास वाले से हाइड्रोजन निकलेगा और फिर एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट के मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं रीअरेंजमेंट के। देखिए रीअरेंजमेंट है क्या, अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाना रीअरेंजमेंट है। जैसे ये कार्बोकेटायन है, ये इससे ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, अभी इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर इसका हाइड्रोजन यहां से यहां पे चला जाए, ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन CH यहां पर चला जाए, अब ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव। अब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो हो जाएगा। रीअरेंजमेंट का सिर्फ एक मोटिव है, पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए। और एग्जांपल देखिए, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर देखिए, अभी ये कैसा है, अभी ये 1 डिग्री है। अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो हाइड्राइड शिफ्ट होने पर ये बन जाएगा CH3 CH और CH2 CH3 और CH2 H यहाँ पहुंच गया, तो ये बन गया CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया, यहाँ पे 3 डिग्री हो गया। पहले 1 डिग्री था, अब 3 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 1 डिग्री है, लेकिन इसके पास वाले पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन के अलावा एल्काइल शिफ्ट भी हो सकती है। हाइड्राइड शिफ्ट तो हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अब एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल शिफ्ट भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में और एल्काइल में ज्यादा आसानी से हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन नहीं है तब एल्काइल भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये CH3 CH3 H2 H3 बन गया पहले से। अब जब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, फिर इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और एल्कीन बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। कितने एग्जांपल हो गए थे?
शिफ्टिंग के 4 5। अब देखो ऐसी शिफ्टिंग कितनी भी बार हो सकती है, तब तक शिफ्टिंग हो जाएगी जब तक कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना बन जाए। लेकिन शिफ्टिंग ऑलवेज 1-2 होगी, शिफ्टिंग ऑलवेज 1-2, शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1-2। मतलब पहले पर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्ट 3 डिग्री बन रहा है, ऐसा नहीं बनाना है, पहले इससे इस पर आएगा। तो एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, एक हाइड्राइड शिफ्ट होगी। कैसे? देखिए इस तरह से, ये CH ये H, पहले हाइड्राइड शिफ्ट हुई और हाइड्राइड शिफ्ट से ये बना CH3 CH3 CH CH पॉजिटिव CH3। फिर देखो क्या और ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्या भी फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है, और ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है? तो यस, अगर ये वाला हाइड्रोजन यहां चला जाए तो अब ये बन सकता है टर्सरी। तो ये शिफ्टिंग हो गई। कब तक होती जाएगी? जब तक कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना बन जाए, ठीक है ना। तो एक तो शिफ्टिंग हो सकती है, उसके अलावा हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, उसके अलावा रिंग एक्सपांसन भी हो सकता है। अगर हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है तो 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए अगर कहीं पर 5 मेंबर्ड रिंग है तो 6 में कन्वर्ट होगी। 4 मेंबर्ड रिंग है वो 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगी। अगर कहीं पर 7 मेंबर्ड रिंग है तो वो कन्वर्ट होती है 6 मेंबर्ड में, तो वहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग से लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव या 4 मेंबर्ड रिंग से लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव। एक केस और हो सकता है 3 मेंबर्ड रिंग से लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव। ये तो हर रिंग की क्या इच्छा है कि वो रिंग बड़ी हो जाए। 5 रिंग मेंबर्ड रिंग सोचती है कि वो 6 मेंबर्ड बन जाए, 4 मेंबर्ड सोचती है 5 मेंबर्ड बन जाए। तो देखो होगा कैसे, इस पास वाले पे पॉजिटिव, दूर वाले पे नेगेटिव, हमेशा ऐसा ही करना है, पास वाले पे पॉजिटिव, दूर वाले पे नेगेटिव। अब देखो इन दोनों को करके देखते हैं, अगर इस पे इस बॉन्ड को तोड़ा है तो ये ऐसा, ये यहाँ पे तोड़ा CH2, इस वाले पे पॉजिटिव, इस वाले पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को दिया। अभी जो रिंग 5 मेंबर्ड थी वो रिंग 6 मेंबर्ड हो गई। तो रिंग एक्सपांशन से मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, भले ही अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाए, भले उसकी डिग्री कम हो जाए, ठीक है। आप कहते हैं कि सर यहाँ पे आ जाता तो 3 डिग्री बनता, लेकिन 3 डिग्री बनने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी अगर वो रिंग एक्सपांशन करता है। यहां पर देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये ऐसा है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे पास वाले पे पॉजिटिव, दूर वाले पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया, तो ये जो 4 मेंबर्ड रिंग थी वो 5 मेंबर्ड। लेकिन अगर 3 मेंबर्ड रिंग से लगे हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर नो रिंग एक्सपांसन, नो रिंग एक्सपांसन, इस बार रिंग एक्सपांसन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली स्टेबल है। आपको याद होगा ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, कौन सा वाला? डांसिंग रेजोनेंस वाला। तो डांसिंग रेजोनेंस कारण CPM कार्बोकेटायन ऑलरेडी हाईली स्टेबल है, तो वहां पर रिंग एक्सपांसन नहीं होता है। अब देखिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 7 मेंबर्ड रिंग है, तो अब 7 मेंबर्ड रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर रिंग एक्सपांसन की जगह कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे? पास वाले पर पॉजिटिव और दूर वाले, पास वाले पे पॉजिटिव, दूर वाले पे नेगेटिव,
इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, और जब इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, देखिए जरा क्या होगा। ये ऐसा था, ये ऐसा, ये टूटा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो रिंग 7 मेंबर्ड थी, अब वो रिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग और CH2 पर पॉजिटिव। यहां पे अभी हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, ये कन्वर्ट। तो अगर 7 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर 4 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है ये, तो यहां पर भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए कैसे, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, पास वाले पे पॉजिटिव, दूर वाले पे नेगेटिव। देखो यहां पे पॉजिटिव था, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा है, ठीक है ना। अब जब इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो इस वाले पर आ गया पॉजिटिव, इस वाले पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया तो ये ऐसा बन गया, विच इज इक्वल टू साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। तो अगर 4 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, रिंग एक्सपांशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन कब होगा? जब 4 मेंबर्ड रिंग से लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या 5 मेंबर्ड रिंग से लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब 4 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इवन रिएक्शन के। अगर हमारे पास CH3 CH2 OH H2SO4 के साथ हीट करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH H2SO4 के साथ हीट करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये OH H2SO4 के साथ हीट करते हैं, OH H2SO4 के साथ हीट करेंगे, क्या प्रोडक्ट? चलिए बना के देखते हैं। यहाँ पे देखिए OH यहाँ से निकलेगा, कार्बोकेटायन, पास वाले से हाइड्रोजन, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ से कार्बोकेटायन, यहाँ से हाइड्रोजन, CH3 CH डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए OH यहाँ से निकला तो ये कार्बोकेटायन बना। अब इस कार्बोकेटायन में रिंग हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि ये इससे ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, ये बना। अभी ये और ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, ये बन गया। एक बार आपने मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना लिया, अब उसके पास वाले से हाइड्रोजन निकालना और इस तरह से निकालना है कि मोर स्टेबल एल्कीन बने, तो ये बन जाएगा मेरा। यहां पर देखिए पहले कार्बोकेटायन बनाया, अब इस कार्बोकेटायन में 5 मेंबर्ड रिंग से लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपांशन किया, और जब रिंग एक्सपांशन किया तो ये बन गया कुछ इस तरह से, जिसको हम लिख सकते हैं 6 मेंबर्ड रिंग में इस तरह। अब इसके पास से हाइड्रोजन निकालना है, तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, बोला इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से किया है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तुम्हें पता है यार एल्कोहलिक KOH मतलब E2 रिएक्शन, इसका मतलब अल्फा पोजीशन से Br निकालेंगे और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे। अब कहेंगे सर बीटा तो ये भी है, β1, ये β2 और ये β3, कहां से निकालें? तो वहां से निकालेंगे जहां से निकलने के बाद जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल बने। तो देखो अगर मैं β1 से निकालता हूं तो जो एल्कीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इस पे आएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं β2 से निकालता हूं, अगर मैं β1 से निकालता हूं तो ये CH3 CH3 CH3, यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो अभी है 5 अल्फा हाइड्रोजन। एक बार 6 अल्फा हाइड्रोजन, एक बार 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो हम वहां से निकालेंगे जहां से एल्कीन ज्यादा स्टेबल बने। तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रहा है β1 से, तो अब β1 से निकालेंगे, और अगर β1 से निकाल रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट देखिए H2SO4 के साथ मेजर प्रोडक्ट। H2SO4 एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में OH निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहां पे ये CH3 ये बन गया कार्बोकेटायन, ऐसा, ये CH3 कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि ये टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है अपने से ज्यादा स्टेबल में। तो अब ये अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में बना, और अब इस मोस्ट स्टेबल जो कार्बोकेटायन बना इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है। तो इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये CH3, तो जिस कार्बन पर CH3 लगा उस पर डबल बॉन्ड, तो करेक्ट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस बार एल्कोहलिक KOH है, E2 रिएक्शन, ये अल्फा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन, लेकिन इसी बीटा पोजीशन पर केवल हाइड्रोजन है। अब केवल यही से हाइड्रोजन निकल सकता है, डबल बॉन्ड यहां पे और यहां पे 2 CH3, तो करेक्ट आंसर इज ये। यहां पर देखिए सबसे पहले एल्कोहल कार्बोकेटायन बना, 1 डिग्री है, इसमें शिफ्टिंग से ये 3 डिग्री बन सकता है, और अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, आप इसके पास वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे और इस तरह से निकालेंगे कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन बने, तो ये बन जाएगा मोस्ट स्टेबल एल्कीन। तो करेक्ट आंसर सी, चाहे यहां पे लगाओ डबल बॉन्ड या ऊपर लगाओ एक ही बात है। यहां पर देखिए H प्रोटॉन की प्रेजेंस में हीट किया है, तो यहां पे 2 CH3, ये कार्बोकेटायन, इस पर मिथाइल शिफ्ट हुई, मिथाइल शिफ्ट होने पर ये बन गया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इसके पास वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे, ये बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद H2SO4, तो ये इवन रिएक्शन है, और इवन रिएक्शन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। चलिए इन सभी के कार्बोकेटायन बना लेते हैं। यहां पर मिला ये कार्बोकेटायन, ध्यान रखिएगा हमें वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है जो पहले स्टेप पर बनता है। तो ये बना, हमें देखना है पहले स्टेप पर बनने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ना कि अल्टीमेटली जो मोस्ट स्टेबल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी। अब देखो यहां पर रेजोनेंस है +1 डिग्री है, रेजोनेंस है 3 डिग्री है, यहां पर भी रेजोनेंस है लेकिन रेजोनेंस के साथ 2 डिग्री, और इसमें रेजोनेंस नहीं है, केवल 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा तो R हो जाएगा, रेजोनेंस भी है और 3 डिग्री भी है। फिर हो जाएगा Q, रेजोनेंस के साथ 2 डिग्री है, फिर रेजोनेंस के साथ 1 डिग्री, और सबसे कम S, तो RQPS करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट
प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।